नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर लगभग 91% हुई। सरकार ने 2020-21 के सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 33,951 करोड़ रुपए से अधिक की खरीफ फसलों की खरीद की। केंद्र ने एयर इंडिया के लिए निविदा जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 14 दिसंबर की। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पहले देश भर में एथेनॉल का एक ही दाम हुआ करता था, लेकिन अब इसके अलग अलग दाम होंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि चीनी से बने एथेनॉल के नए दाम 62 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर होंगे। बी श्रेणी के शीरे से बने एथेनॉल की कीमत 57 रुपए 61 पैसे और सी श्रेणी के शीरे से बने एथेनॉल के दाम 45 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर तय किए गए हैं। पहले एक ही रेट होता था इथेनॉल को, लेकिन इथेनॉल चूंकि अलग अलग मोलासिस से बनता है या शुगर से भी बनता है, इसलिए जिस प्रक्रिया से बने हैं उसके आधार पर कीमत देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया और दाम भी बढ़ा दिए। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि 2014 में जहां केवल 38 करोड़ लीटर इथेनॉल ऑयल कंपनियों के पास आता था, पिछले साल 195 करोड़ लीटर आया है, यानी लगभग 5.5 गुना ज्यादा। इस कीमत के अलावा एथेनॉल पर जीएसटी और परिवहन शुल्क का भी भुगतान करना होगा। ये व्यवस्था की गई है कि स्थानीय उद्योगों को अवसर उपलब्ध हो और एथेनॉल एक राज्य से दूसरे राज्य में कम से कम ले जाने की जरूरत पड़े। तेल विपणन कंपनियां इस बात का फैसला करेंगी कि वे परिवहन लागत और उपलब्धता के आधार पर एथेनॉल के किस स्रोत को प्राथमिकता देती हैं। सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कार्यक्रम पर चरणबद्ध तरीके से अमल कर रही है। इसके अंतर्गत तेल कंपनियां पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाती हैं। इस कार्यक्रम को अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर समूचे देश में 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था, ताकि वैकल्पिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिले। मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को भी मंजूरी दी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरों में करनी होगी, जबकि चीनी के मामले में 20% को ही जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा। जूट पैकेजिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पिछले कुछ सालों से जूट के उत्पादन पर उल्टा परिणाम हुआ था। अब इस निर्णय के बाद पक्का यकीन हो गया कि जूट का मांग बढ़ता रहेगा हमेशा। खाद्यान्न का पैकेजिंग जूट के ही होगा और शक्कर का पैकेजिंग 20% जूट का होगा। ये भी एक निर्णय किसान और मजदूर के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि चीनी को विभिन्न प्रकार के जूट के बोरों में पैक करने के फैसले से पटसन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआत में जूट के बोरों के लिए 10% की बोली जैम पोर्टल के जरिए लगाई जा सकेगी। इसके बाद इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने 1987 के पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के अंतर्गत पटसन के बोरों में अनिवार्य रूप से पैकेजिंग के मानदंडों का दायरा बढ़ा दिया है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों और कामगारों को फायदा होगा।
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बाहरी सहायता से बने बांधों के पुनर्वास और सुधार की परियोजनाओं के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री शेखावत ने कहा कि इसके अंतर्गत विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक सुरक्षा और संचालन संबंधी सुधार के लिए चुने हुए बांधों को धन उपलब्ध कराएंगे। जिन 3 विषयों के बारे में निर्णय हुआ उसमें से एक विषय बांधों की सुरक्षा और बांधों के ऑपरेशन मेंटेनेंस को लेकर के एक योजना जिसको डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 2 और 3 मंजूरी दी गई है। 10 साल की यह परियोजना 2 चरण में होगी जिसकी अनुमानित लागत 10,211 करोड़ रुपए होगी। दोनों ही योजनाएं 4-4 साल की हैं, लेकिन 2-2 साल का ओवरलैपिंग पीरियड इन दोनों योजनाओं में रहेगा। इस परियोजना की कुछ लागत में से 7,000 करोड़ रुपए विदेशी सहायता से प्राप्त होंगे, जबकि शेष 3,211 करोड़ रुपए अमल करने वाली एजेंसियां उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार का अंशदान 1,024 करोड़ रुपए का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। अंग्रेजी दैनिक से साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के शुरुआती दौर में सम्यक उपाय किए जाने से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली। भारत उन देशों में शामिल है जहां कोविड-19 मृत्यु दर सबसे कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और उपचाराधीन लोगों की संख्या कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश की 130 करोड़ जनता पर असर पड़ा है और सरकार तथा जनता इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायरस अब भी देश में मौजूद है। इस स्थिति से निपटने के लिए क्षमताओं को बढ़ाने, लोगों को और अधिक जागरूक करने तथा अधिक सुविधाएं देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सबसे अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और सबसे खराब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कम हो रहे संक्रमण के मामलों के दौर पर खुशी मनाने की बजाय इससे निपटने के लिए अधिक संकल्पबद्ध तथा व्यवहार और व्यवस्थाओं को मजबूती देनी चाहिए। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, हर व्यक्ति को इसका टीका लगाया जाएगा और कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान पीएम कल्याण पैकेज, अनाज का मुफ्त वितरण और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों जैसे सरकार के विभिन्न उपायों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालों के वितरण की मिसाल इतिहास में कहीं नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से सुधार कर रही है और हाल के सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि हाल में सरकार के श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार ने भारत को प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी है और सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 2020 में अमरीका से 154 नई परियोजनाएं भारत आई हैं, जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 परियोजनाएं आई हैं। ये भारत की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती, कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने और नागरिक उड्डयन इस्तेमाल के लिए हवाई मार्गों से प्रतिबंध हटाने जैसे कुछ कदमों से वृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निवेश और ढांचागत क्षेत्र को मजबूती देने से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और वृद्धि दर को बढ़ाने में बल मिलना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को लगातार गति देने के लिए सभी उपाय करेगी। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 के बावजूद वर्ष 2024 तक देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा अपने लक्ष्यों को पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता और गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया। 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन भी नियत समय से पहले दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर लगभग 91% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 73,15,000 से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में कुल संक्रमित लोगों में से 7.51% यानी 6,03,000 मरीज ही इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 49,881 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 80 लाख को पार कर गई है। इस समय देश में कोविड मृत्यु दर 1.50% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में शामिल है। पिछले 24 घंटों में 517 लोगों की मौत के बाद अब तक इस महामारी से मृतकों की संख्या 1,20,527 हो गई है। देश में जनवरी से कोविड जांच की मूलभूत सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे जांच क्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई है। इस समय देश में प्रतिदिन 15 लाख कोविड नमूनों की जांच की सुविधा है। पिछले 24 घंटों में 10,75,760 नमूनों की जांच की गई है। अब तक 10 करोड़ 65 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 6 सप्ताह के दौरान प्रतिदिन औसतन 11 लाख जांच की गई। देश में संक्रमित होने की दर में मामूली कमी आई है, जिससे इसके फैलाव को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। संक्रमण की दर लगातार गिर रही है। अभी ये 7.54% के आसपास है। पिछले 9 दिनों में 1 करोड़ नमूनों की जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली में कोविड महामारी की स्थिति और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की समीक्षा की। बैठक में इन प्रदेशों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की गई। दिल्ली में आज कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 29,378 और मृत्यु दर 1.67 हो गई। संक्रमण की पुष्टि की दर भी 7.9% दर्ज की गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कुल 5,673 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 4 सप्ताह में नए मामलों में 46% की वृद्धि हुई है और इसी अवधि में संक्रमण की पुष्टि की दर भी करीब 9% बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी में महामारी के मामलों में इस बढ़ोतरी का कारण त्योहारों के सिलसिले में लोगों का जमा होना, वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी, सांस के रोगियों की संख्या बढ़ने और संक्रमित रोगियों की अधिकता वाले स्थानों में वृद्धि को बताया गया है। इसके अलावा महामारी से निपटने में संलग्न अग्रिम पंक्ति के कर्मियों में पैदा हो रही थकान के बारे में भी चर्चा की गई। दिल्ली को सलाह दी गई कि परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जाए और आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने तथा संक्रमित होने के 72 घंटे के भीतर आइसोलेशन में भेजने और संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने को भी कहा गया है। ये भी सलाह दी गई है कि कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान दिया जाए और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार रोकथाम के कड़े उपायों पर अमल किया जाए। पश्चिम बंगाल में आज सक्रिय मामलों की संख्या 37,111 हो गई। राज्य में मृत्यु दर 1.84% और संक्रमण पुष्टि की दर 8.3% हो गई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 3,924 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वो जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कड़ाई से पालन करे। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य अधिकारियों को हिदायत दी गई कि वे परीक्षण को लेकर कोई समझौता न करें और दैनिक परीक्षणों का स्तर ऊंचा बनाने के साथ साथ आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात भी बढ़ाएं। केरल में कोविड महामारी में बढ़ोतरी का रुझान दिखाई दिया है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या आज 93,369 हो गई है। दैनिक मामलों की औसत संख्या में पिछले 4 सप्ताह में 11% की वृद्धि हुई है। बैठक में बताया गया कि त्योहारों की वजह से नए मामलों में बढ़ोतरी हुई, जो गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि वह सूचना, शिक्षा और संचार के तौर तरीकों में बढ़ोतरी करे और मास्क पहनने को बढ़ावा दे। इन प्रदेशों को ये भी सलाह दी गई है कि वे एहतियात के उपायों जैसे एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने, स्वच्छता और मास्क पहनने पर अमल सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों के मद्देनजर राज्य सरकार आज से विशेष समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोविड जांच अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कोविड के फैलाव को रोकना है। ये अभियान राज्य में 16 दिन तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार लोगों से निरंतर अपील कर रही है कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और कोविड संबंधी नियमों का अनुपालन करें।
ये परीक्षण उन लोगों पर किए जाएंगे जो आने वाले करवा चौथ और दीपावली के त्योहार के दौरान आम लोगों के संपर्क में आएंगे। आगामी त्योहारों के मौसम में करवा चौथ और दीपावली ऐसे त्योहार हैं जहां बाजारों और कई दूसरी जगहों पर सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। इसी तरह से आने वाले दिनों में मेहंदी की दुकानों, ब्यूटी पार्लर, मॉल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों और धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि राज्य में कोरोना के पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। राज्य में इस समय कोरोना के 25,478 सक्रिय मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 2,049 मामलों का पता पिछले 24 घंटों में चला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने आज कहा कि दिवाली के त्योहार के दौरान यात्रियों की अधिक संख्या को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें प्रतिदिन 1,000 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। ये विशेष सेवा 11 नवंबर से 22 नवंबर तक उपलब्ध होगी। बसों का परिचालन कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। परिवहन विभाग की वेबसाइट www.msrtc.maharashtra.gov.in पर बसों के टिकट बुक कराए जा सकते हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर अनेक गतिविधियां फिर से शुरू की है। इस महीने में मोनो और मेट्रो रेल राज्य सरकार ने जारी किए एसओपी के अनुसार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। जिम मालिकों की अनेक दिनों से जिम शुरू करने को लेकर चल रही मांग आखिर सरकार ने मान ली और दशहरे से जिम फिर से शुरू हुए हैं। मुंबई की उपनगरीय रेल में अब सभी क्षेत्र की महिलाओं को विशिष्ट समय में सफर करने की अनुमति है और इसी तरह वकील और अध्यापकों को भी उपनगरीय रेलवे से सफर की अनुमति दी गई है। हालांकि प्रार्थना स्थल, शिक्षा संस्थान, रिक्रिएशन सेंटर जैसे कुछ क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने प्रतीक्षा की नीति अपनाई है। हालांकि मुंबई में सभी के लिए उपनगरीय रेल शुरू करने की राज्य सरकार की तैयारी शुरू है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर लगभग 91% हुई। सरकार ने 2020-21 के सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 33,951 करोड़ रुपए से अधिक की खरीफ फसलों की खरीद की। केंद्र ने एयर इंडिया के लिए निविदा जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 14 दिसंबर की। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। सरकार मौजूदा खरीफ सत्र में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर फसलों की लगातार खरीद कर रही है। इस सीजन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात में धान की खरीद निर्बाध रूप से जारी है। अब तक करीब 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1 करोड़ 43 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद हुई थी। इस साल पंजाब में 1 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जो कुल खरीद का लगभग 68% है। इस योजना से 15,12,000 किसानों को 33,951 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया में निविदा जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 14 दिसंबर कर दी है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो रही थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के लिए निविदा के मानक में बदलाव किया गया है और व्यावसायिक मूल्य पर निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। श्री हरदीप पुरी ने कहा कि एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म AISAM की गृह मंत्रालय के साथ बैठक में ये निर्णय लिया गया है। After detailed preparation means several meetings at Joint Secretary, Financial Advisor level, many meetings at Secretary's level, and then by the committee headed by the Cabinet Secretary. We'll revisited this, and it was decided to change the bidding parameters and ask for bids at the enterprise value. That is, the bids will be invited on equity and debt basis. विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 12 अक्टूबर की वार्ता में राजनयिक तथा सैन्य माध्यमों से बातचीत का सिलसिला जारी रखने और आपसी तनातनी का शीघ्र समाधान खोजने को सहमति बनी है। संवाददाताओं की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्ष भारत और चीन के नेताओं के बीच हुई सहमति पर अमल के लिए राजी हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि इसी सहमति के आधार पर भारत ने चीन के साथ संवाद बनाए रखा है ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बनी स्थिति का परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजा जा सके और अमन चैन कायम किया जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता में द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक के दौरान इस बात को लेकर संतोष व्यक्त किया गया कि दोनों देशों की साझेदारी व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वार्ता के 2+2 प्रारूप से दोनों देशों के बीच वैश्विक सामरिक साझेदारी की समग्रता का पता लगता है। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष रूप से चर्चा होने के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों ने समूचे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आवश्यकता के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग, खासतौर पर अगले वर्ष की 1 जनवरी से शुरू हो रही भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्यता पर भी विचार किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि कोविड महामारी के दौर में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और सप्लाई चेन के मुद्दे पर भी दोनों देशों ने विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में हाल में हुए आतंकी हमले और आज एक चर्च के अंदर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। एक ट्वीट में उन्होंने मृतकों के परिवारों और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने में भारत फ्रांस के साथ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने मुंगेर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मगध के मंडल आयुक्त आसंगमा चूबा को इस पूरे प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आज ही मुंगेर में नए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की तैनाती कर दी जाएगी। मुंगेर जिले में सोमवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने घटना के संबंध में 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि घटनास्थल से 12 खाली कारतूस और 3 देसी पिस्तौल बरामद की गई। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में देरी न करने के अनुरोध के बाद स्थानीय लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर पथराव किया। इस काम में असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने माहौल को खराब किया। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो, जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मोतिहारी और मधुबनी में रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोग सजग और संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि वे कभी भी ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो राज्य को गरीबी और पिछड़ेपन की ओर ले जाए। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सीतामढ़ी में एक रोड शो किया। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांझी, सिकटा और वाल्मीकि नगर में रैलियां की। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में पर्यटन को बढ़ावा मिला है और बड़ी संख्या में पर्यटक बिहार आ रहे हैं। विपक्षी दलों के कई प्रमुख नेताओं ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मधुबनी जिले के राजनगर में एक जनसभा में कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक सौहार्द की पक्षधर है और जातिगत आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करती। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो मखाना, पान जैसे विशेष कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे आर्थिक तरक्की होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए के विदाई की पटकथा लिखी जा चुकी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर तथा सारण जिले में पारू, मीनापुर, मढ़ौरा और अमनौर में कई रैलियों को संबोधित किया। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने पटना में कहा कि वामदलों ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार के लोगों के समक्ष एनडीए का एक अच्छा विकल्प पेश किया है।
सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नीतियों से राज्य के लोग नाराज हैं और मतदान में इस विरोध की झलक देखने को मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े आज जारी कर दिए। आयोग के अनुसार इस चरण में 55.69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो वर्ष 2015 के चुनाव के मुकाबले 2.15% ज्यादा है। राष्ट्र 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। इसी क्रम में आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से भारत के लौह पुरुष के भाषणों के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा है। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है, हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हमें रहना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। लौह पुरुष के रूप में मशहूर सरदार पटेल ने वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देश के स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के बाद विभिन्न रियासतों के भारत में विलीनीकरण में सरदार साहब की भूमिका के बारे में सबको पता है, लेकिन उन्होंने देश में अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे उन्होंने देश की मजबूत संरचना बताया था। इन सेवाओं के प्रोबेशनर्स को अपने संबोधन में उन्होंने दिन प्रतिदिन के प्रशासन में सेवा की भावना से प्रेरित होने के लिए कहा था। प्रशासन की अत्याधिक निष्पक्षता और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए प्रोबेशनर्स को उनका उद्बोधन आज भी प्रासंगिक है। सरदार पटेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की कल्पना की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने की नहीं है, बल्कि समाज को बाध्यकारी गुण प्रदान करने वाली संस्थाओं को चलाना भी है। वर्तमान समय में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का मूल सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता में पड़ा है। इस प्रकार उन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी माना जाता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हजरत मोहम्मद साहिब के जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा है कि मोहम्मद साहब ने प्रेम और भाईचारे का उपदेश दिया और विश्व को इंसानियत का रास्ता दिखाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मिलाद उन नबी परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ मिलकर इबादत करने का मौका है। श्री नायडू ने कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए लोगों से मिलाद उन नबी को सादगी से मनाने और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित सावधानियों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेशवासियों को ईद ए मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उपराज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार समाज के सभी वर्गों में एकता, शांति और भाईचारे का संदेश देगा। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 11 ओवर में 2 विकेट पर 82 रन बना लिए थे। कोलकाता के 12 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं और प्लेऑफ के लिहाज से आज का मैच अहम होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर लगभग 91% हुई। सरकार ने 2020-21 के सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 33,951 करोड़ रुपए से अधिक की खरीफ फसलों की खरीद की। केंद्र ने एयर इंडिया के लिए निविदा जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 14 दिसंबर की। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।